हेलो एवरीवन, मैं हूं कामरान चौधरी और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री विद कामरान। लास्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर रहे थे एम्पिरिकल फार्मूले को। उस लेक्चर में हम लोगों ने दो मेथड्स देखे थे कि कैसे आप एम्पिरिकल फार्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं। एक मेथड तो मैंने वही आपको रिमाइंड करवाया था जो कि आप क्लास 9 में चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री में पढ़ चुके थे, कि जिसमें आपको बेसिकली मॉलिक्यूलर फार्मूला गिवन होता था। आपने जस्ट सिंपल इतना करना होता था कि उस मॉलिक्यूल में मौजूद डिफरेंट एटम्स के दरमियान आप रेशो लेकर उसको सिंप्लीफाई कर लेते थे एंड एट द एंड आप एम्पिरिकल फार्मूला राइट कर देते थे। फिर एक और मेथड हम लोगों ने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में कि जब आपको परसेंटेज कंपोजिशन गिवन हो, मींस के एक कंपाउंड में मौजूद एलिमेंट्स की परसेंटेजेस गिवन हो, सो उससे आप एम्पिरिकल फार्मूला कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। जिन लोगों ने वो लेक्चर नहीं देखा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, वो वहाँ से वो लेक्चर देख सकते हैं। मैं आपको थोड़ा सा रिमाइंड करवा देता हूँ कि बेसिकली आप कैसे कैलकुलेट करते हैं जब आपको परसेंटेज कंपोजिशन गिवन होती है। बेसिकली आप लोगों ने 3 स्टेप्स करने होते हैं। पहला स्टेप ये होता है कि नंबर ऑफ ग्राम एटम्स कैलकुलेट करते हो आप लोग, मीन्स के नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करते हो, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने के बाद दूसरा स्टेप ये होता था कि आप जो सबसे कम नंबर ऑफ मोल की वैल्यू आई है उससे आप तमाम के तमाम नंबर ऑफ मोल्स को डिवाइड कर देते थे, ठीक है। थर्ड स्टेप ये होता था कि अगर आपके तमाम के तमाम आंसर्स अगर होल नंबर में हैं तो फिर एज इट इज़ आप एम्पिरिकल फार्मूला राइट कर देते थे। अगर आपके आंसर्स नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने के बाद फिर उसको डिवाइड करने के बाद छोटे नंबर ऑफ मोल्स से आपके आंसर्स अगर होल नंबर में नहीं आ रहे, फ्रैक्शन में आ रहे हैं, तो फिर हम क्या करते हैं थर्ड स्टेप में कि किसी सूटेबल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं ताकि हमारे वो तमाम के तमाम आंसर्स होल नंबर में कन्वर्ट हो जाएं, होल नंबर बन जाएं, ठीक है। सो एट द एंड आप एम्पिरिकल फार्मूला राइट कर लेते हैं। अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली एम्पिरिकल फार्मूला फ्रॉम कंबस्टन एनालिसिस। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर दूँ कि हम ये कोई एक नया मेथड नहीं पढ़ने जा रहे एम्पिरिकल फार्मूला कैलकुलेट करने का। इस मेथड में हम बेसिकली करेंगे क्या? इस मेथड में हम बेसिकली एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में मौजूद एलिमेंट्स की परसेंटेजेस कैलकुलेट करेंगे बेसिकली, जिसको आप परसेंटेज कंपोजिशन बोलते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद वही मेथड है सेम टू सेम जो हम लास्ट लेक्चर में कवर कर चुके हैं, जो मैंने अभी रिपीट किया, ठीक है। वही आपने फर्दर 3 स्टेप्स करने हैं, एट द एंड आपके पास एम्पिरिकल फार्मूला आ जाएगा, राइट। अब हम लोग इसमें करते क्या हैं कंबस्टन एनालिसिस में? हम लोग बेसिकली वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है, मीन्स के ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि ये 3 एलिमेंट कंटेन करता है, उसका हम एनालिसिस करते हैं बाय कंबस्टन, ठीक है। अब ये बात याद रखिएगा हमेशा कि जब कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड कंबस्ट होता है, बर्न होता है, जलता है, उसकी कंबस्टन होती है, देन हमेशा 2 प्रोडक्ट्स बनते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। इसके साथ साथ कुछ हीट एमिट होती है। ऑब्वियस सी बात है, कंबस्टन के जो तमाम के तमाम प्रोसेसेस हैं वो क्या होते हैं? एक्सोथर्मिक होते हैं। हीट जो है वो इवॉल्व होती है, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनने के बाद हम उसको सेपरेटली क्या कर लेते हैं? कलेक्ट कर लेते हैं, राइट। अब अगर हम बात करें कंबस्टन एनालिसिस की, सो यहाँ पर एक छोटी सी आपको डायग्राम नज़र आ रही है। इस डायग्राम में बेसिकली हम करना क्या है, हम लोगों ने हम इस प्रोसेस में करते क्या हैं? सबसे पहले आपने ये करना है कि जिस ऑर्गेनिक कंपाउंड का आपने एनालिसिस करना है उसमें मौजूद कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की परसेंटेजेस कैलकुलेट करनी है। उसका आपने वेट कर लेना है, उसका एक सैंपल ले लेना है, ठीक है। मीन्स कि जो भी आपने ऑर्गेनिक कंपाउंड का सैंपल लिया उसका वेट आपको पता होगा, राइट। फिर आपने करना क्या है? आपने इस ट्यूब के अंदर रखना है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि कंटेन कर रहा है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब इस ट्यूब को आपने फिट कर देना है फर्नेस के साथ, ठीक है। अब फर्नेस क्या मतलब कि आपने बेसिकली ऑक्सीजन एंटर करवानी है उसको कंबस्ट करवाने के लिए, ठीक है। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि कंबस्टन का जो प्रोसेस है वो विदाउट ऑक्सीजन पॉसिबल नहीं होता, ठीक है। इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ही पॉसिबल होता है, राइट। सो आपने इस ऑर्गेनिक कंपाउंड के सैंपल को कंबस्ट करने के लिए ऑक्सीजन एंटर करवा दी, ठीक है। अब इसकी कंबस्टन के बाद जो कार्बन होती है इसमें, ठीक है, वो कन्वर्ट हो जाती है कार्बन डाइऑक्साइड में, और जो इस सैंपल में हाइड्रोजन होती है वो कन्वर्ट हो जाती है वाटर में, ठीक है। जैसे मैंने अभी रिपीट किया था कि जो कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसकी जब आप कंबस्टन करते हैं तो बेसिकली आपको 2 प्रोडक्ट्स हासिल होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, राइट। अब देखें
ऑर्गेनिक कंपाउंड कंबस्ट होने के बाद जो इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में मौजूद हाइड्रोजन था वो कन्वर्ट हो गया H2O में, और जो कार्बन था वो कन्वर्ट हो गया कार्बन डाइऑक्साइड में, राइट। अब जब वो वाटर या कार्बन डाइऑक्साइड मूव करेंगे इस ट्यूब के थ्रू, यहां पर आपको नजर आ रहा है मैग्नीशियम परक्लोरेट। ये एक वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है बेसिकली, इसको आप वाटर एब्जॉर्बर के तौर पे यूज करते हैं, ठीक है। तो इसमें प्रोड्यूस होने वाला वाटर मींस कि वो हाइड्रोजन जो वाटर में कन्वर्ट हो गई थी, वो वाटर जो है ये MgClO4 ट्वाइस मैग्नीशियम परक्लोरेट क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। अच्छा, मैं साथ साथ ये भी आपको बताता चलूं कि मैग्नीशियम परक्लोरेट का भी मैस आपको पता होगा पहले से, ठीक है, कि आप कितना मैग्नीशियम परक्लोरेट यहाँ पर यूज कर रहे हैं, राइट। सो वाटर तो हो गया यहाँ पर एब्जॉर्ब। कार्बन डाइऑक्साइड जो है आपको नजर आ रहा है कि इस चैम्बर में एब्जॉर्ब होगी, जहां पर आपको नजर आ रहा है 50% KOH, ठीक है। अब एक्चुअली एब्जॉर्ब का वर्ड यहां पर यूज हुआ है, बट मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि कैसे। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एसिडिक ऑक्साइड है बेसिकली, ठीक है, और ये KOH आपको नजर आ रहा है, ये बेसिक, ठीक है, बेस है ये। अब जब एसिड और बेस का रिएक्शन होता है तो बेसिकली क्या बनता है, सॉल्ट और वाटर बनता है, राइट। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से पास कर रही होती है तो वो KOH के साथ रिएक्ट कर जाती है बेसिकली, ठीक हो गया। बाकी यहाँ पर नजर आ रहा है आपको अदर एलिमेंट्स दैट नॉट एब्जॉर्ब्ड, ठीक है, वो एलिमेंट्स जो कि यहाँ पर एब्जॉर्ब नहीं होंगे वो यहाँ पर आ जाएंगे, राइट। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि देखो हमने किया क्या, यहाँ पर हमें फ़ायदा क्या हुआ। जैसे अभी आपको मैंने बताया कि यहाँ पर मैग्नीशियम परक्लोरेट और ये पोटाशियम हाइड्रोक्साइड KOH का मैस आपको पहले से पता होगा, ठीक है। सपोज मैं एग्जांपल देता हूँ आपको कि वाटर को एब्जॉर्ब करने से पहले इसका मैस था 10 ग्राम और वाटर को एब्जॉर्ब करने के बाद इसका मैस हो गया 20 ग्राम, ठीक है। सो यहाँ से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इसमें 10 ग्राम वाटर एब्जॉर्ब हुआ है, राइट। सिमिलरली अगर KOH का मैस था 10 ग्राम, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करने के बाद इसका हो गया मैस 15 ग्राम, तो इट मीन्स कि 5 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर क्या हुई है, एब्जॉर्ब हुई है। सो फाइनली आपने इस प्रोसेस के थ्रू किया क्या है, इस प्रोसेस के थ्रू आपने ये किया है कि आपने वाटर का मैस और कार्बन डाइऑक्साइड का मैस कैलकुलेट कर लिया, राइट। अब जब इस वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड का मैस जब आपने कैलकुलेट कर लिया, तब मैं यहाँ पर फार्मूले लिखने जा रहा हूँ। उस फार्मूले के थ्रू आप बेसिकली परसेंटेज ऑफ कार्बन, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन कैलकुलेट कर लेंगे, राइट। सो सबसे पहले देख लेते हैं कि परसेंटेज ऑफ कार्बन के लिए आप कौन सा फार्मूला यूज करेंगे। उसके लिए आप यूज करेंगे मैस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड डिवाइडेड बाय मैस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड मल्टीप्लाई बाय मोलर मास ऑफ कार्बन विच इज 12 एंड मोलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विच इज 44 ग्राम। इसको टाइम्स कर देंगे आप किससे, 100 से, ठीक है। अब देखें यहाँ पर ये मैस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कौन सा मैस है, ये वही मैस है जो कि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब हुई। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दी कि अगर एब्जॉर्ब होने से पहले KOH का मैस था 10 ग्राम और एब्जॉर्ब होने के बाद इसका टोटल मैस हो गया 15 ग्राम, तो इट मीन्स कि 5 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब हुई, तो यहाँ पर आप क्या सब्स्टिट्यूट कर देंगे, 5 ग्राम, राइट। इसी तरह मैस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड का आप सैंपल ले रहे हैं उसका मैस आपको पता होगा पहले से, उसको वेट करके ही आपने कंबस्ट करना है, ठीक हो गया। मोलर मैस ऑफ कार्बन, क्योंकि आप परसेंटेज ऑफ कार्बन फाइंड आउट कर रहे हैं, किस में से, कार्बन डाइऑक्साइड में से, तो डिवाइड कर देंगे आप मोलर मैस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, परसेंटेज ऑफ कार्बन आ जाएगी आपके पास, राइट। सिमिलरली फिर परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन आपने कैलकुलेट करनी है। सो वो कैसे करनी है, सेम टू सेम यही फार्मूला यूज करेंगे आप कि मैस ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय मैस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड टाइम्स, अब हाइड्रोजन का जो मोलर मैस होता है वो कितना होता है, 2.016 ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मैस ऑफ वाटर विच इज 18 टाइम्स 100, ठीक है।
देखिए हाइड्रोजन जो है वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में होती है, ठीक है। एक हाइड्रोजन का मास होता है 1.008 ग्राम, ठीक है। सो इस तरह से H2 का जो मास होगा वो 2.016 ग्राम हो जाएगा। सो इस तरह से आप बेसिकली परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन कैलकुलेट कर लेंगे। अच्छा, अब जो थर्ड एलिमेंट है परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। अब आप देखें ज़रा, अगर 100% में से आपको दो एलिमेंट्स की परसेंटेजेस पता लग गई, सपोज कार्बन की 20% है और हाइड्रोजन की 40% है, तो टोटल कितनी हो गई 60%। तो इट मीन्स कि बाकी बच जाने वाली जो 40% है वो थर्ड एलिमेंट होगा विच इज़ ऑक्सीजन, ठीक है। सो इस तरह से जो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन है वो बेसिकली आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि 100 में से आप क्या करेंगे, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन एंड परसेंटेज ऑफ कार्बन, इसको क्या कर देंगे 100 में से माइनस कर देंगे, तो फाइनली आपके पास क्या आ जाएगी, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन आ जाएगी, राइट। अच्छा, अब देखें ये कंबस्चन एनालिसिस के थ्रू आपने ये सारा काम किया कि परसेंटेज ऑफ कार्बन, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन एंड परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन मींस के परसेंटेज कंपोजिशन कैलकुलेट की, ठीक है। अब परसेंटेज कंपोजिशन के बाद मींस के जब इन एलिमेंट्स की परसेंटेजेस आ गई आपके पास, देन फाइनली आपने वही 3 स्टेप्स करने हैं जो कि हम लास्ट लेक्चर में डिफाइन कर चुके हैं, लास्ट लेक्चर में कवर कर चुके हैं, ठीक है। वो 3 स्टेप्स कौन कौन से हैं कि अब जब आपके पास परसेंटेजेस आ गई, पहला काम आपने क्या करना है, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स फाइंड आउट करने हैं, मींस के नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं। दूसरा काम आपने ये करना है कि जो सबसे कम वैल्यू आएगी नंबर ऑफ मोल्स की, उससे आपने तमाम के तमाम नंबर ऑफ मोल्स को डिवाइड कर देना है। फाइनली आपने देखना है कि अगर आपका आंसर होल नंबर में आ रहा है देन आपने एट द एंड एम्पिरिकल फार्मूला राइट कर देना है। अगर होल नंबर में नहीं आ रहा, फ्रैक्शन में आ रहा है आपका आंसर, तो उसे हम किसी भी सूटेबल होल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे और तमाम के तमाम आंसर को किस में लेकर आएंगे, होल नंबर्स में लेकर आएंगे, एंड देन फिर हम एम्पिरिकल फार्मूला राइट करेंगे। अब हम एक एग्जांपल करते हैं तो उससे आपको फर्दर क्लियर हो जाएगा। और जैसे एग्जांपल नंबर 4 है, इसमें आपको बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास गिवन है और कार्बन डाइऑक्साइड का और वाटर का मास गिवन है, राइट। तो आपने एम्पिरिकल फार्मूला कैलकुलेट करना है। सो बेसिकली आप देखें कि मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड गिवन है आपको विच इज 0.5439 grams. Similarly, mass of carbon dioxide given है which is 1.039 grams and mass of water given है आपको which is 0.6369 grams, ठीक है। अब आपने देखें सबसे पहले तो आपने कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की बेसिकली परसेंटेज कैलकुलेट करनी है, ठीक है। सो उसी फार्मूले से जैसे मैंने आपको बताया कि अगर हम यहाँ पर एलिमेंट्स लिख लें पहले कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, ठीक है। सो आपने सबसे पहले क्या कैलकुलेट करनी है, परसेंटेजेस कैलकुलेट करनी है, ठीक है। अब कार्बन की परसेंटेज का क्या फार्मूला था कि मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विच इज़ 1.039 डिवाइडेड बाय मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड विच इज़ 0.5439 मल्टीप्लाई बाय मोलर मास ऑफ कार्बन डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टाइम्स 100, ठीक है। सो इसका आंसर आएगा 52.108%। सिमिलरली आपने हाइड्रोजन की परसेंटेज के लिए क्या करना है, सेम फार्मूला यूज़ करेंगे कि मास ऑफ वाटर विच इज़ 0.6369 डिवाइडेड बाय मास ऑफ कंपाउंड विच इज़ 0.5439 टाइम्स मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन विच इज़ 2.016 divided by molar mass of water times 100. सो इसका आंसर आएगा आपके पास 13.11। सिमिलरली आपने ऑक्सीजन की परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करनी है कि इन परसेंटेजेस को ऐड करके 100 से आपने क्या कर देना है, इसको माइनस कर देना है। सो 100 माइनस 52.108
प्लस 13.11, तो इसका आंसर आ जाएगा आपके पास 34.77%, राइट। अच्छा, अब देखें ये जब परसेंटेजेस आ गई आपके पास, परसेंटेज कंपोजिशन कैलकुलेट कर ली, तो नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होता है, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स फाइंड करने, मींस के नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हैं आपने, ठीक है। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन कैसे कैलकुलेट करेंगे कि इसकी परसेंटेज को डिवाइड कर देंगे इसके मोलर मास के साथ। सिमिलरली हाइड्रोजन की परसेंटेज को डिवाइड कर देंगे इसके मोलर मास के साथ। ऑक्सीजन की परसेंटेज को भी डिवाइड कर देंगे इसके मोलर मास के साथ, ठीक हो गया। सो फाइनली आपके पास ये नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे इसके। कार्बन के 4.34 मोल्स आ जाएंगे और हाइड्रोजन के आ जाएंगे आपके पास 13.01 एंड ऑक्सीजन के आ जाएंगे आपके पास 2.71, राइट। अच्छा, अब ये जब नंबर ऑफ मोल्स आ गए, नेक्स्ट स्टेप आपने क्या करना होता है, आपने बेसिकली एटॉमिक रेशोज कैलकुलेट करनी होती हैं। एटॉमिक रेशो मीन कि इन नंबर ऑफ मोल्स को जो सबसे कम वैल्यू नज़र आ रही है उस वैल्यू से आपने तमाम के तमाम नंबर ऑफ मोल्स को क्या कर देना होता है, डिवाइड कर देना होता है बेसिकली। सो उसको हम नाम देते हैं एटॉमिक रेशो का, ठीक है। अब सबसे छोटी वैल्यू इसमें क्या है, 2.71 है, तो 4.34 को भी आप डिवाइड कर देंगे 2.71 के साथ, 13.01 को भी डिवाइड कर देंगे 2.71 के साथ एंड 2.71 को भी आप डिवाइड कर देंगे 2.71 के साथ। इसका आंसर 2 आ जाएगा, इसका 6 आ जाएगा और इसका 1 आ जाएगा। अब आप देखें ज़रा कि ये जो हमारे पास आंसर्स आ रहे हैं ये हमारे पास होल नंबर्स में आ रहे हैं, ठीक है, फ्रैक्शन में नहीं आ रहे। तो बस एज इट इज़ हम अब जो फार्मूला राइट करेंगे वो एम्पिरिकल फार्मूला होगा, ठीक है, कि आपके पास देखें 2 कार्बन हैं, 6 हाइड्रोजन हैं और 1 ऑक्सीजन है। सो फाइनली एम्पिरिकल फार्मूला क्या आएगा, वो आ जाएगा आपके पास C2H6O, मीन्स के 2 कार्बन, 6 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, राइट। सो इस तरह से बेसिकली एम्पिरिकल फार्मूला फ्रॉम कंबस्टन एनालिसिस का जो टॉपिक है वो आपका ख़त्म हुआ। अगर आपको वीडियो पसंद आई है देन चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। मैं हूं कामरान चौधरी और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।